वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 3 उत्पादन और लागत को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम घटते सीमांत उत्पाद का नियम और पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं, इन दोनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने औसत उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है और कुल उत्पादन क्या होता है और उनके बीच में क्या आपसी संबंध है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब देखिए घटते सीमांत उत्पाद का नियम। ठीक है, सीमांत उत्पादन क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम कहें कि 10 श्रमिक मिलकर किसी वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करते हैं, अब श्रम की एक अतिरिक्त इकाई जैसे कि 11वीं इकाई अगर श्रम की प्रयोग की जाए और कुल उत्पादन अगर बढ़ के हो जाए माना कि 120, तो यहाँ पे उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है, 20 इकाइयों का जो परिवर्तन हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं। और घटते सीमांत उत्पादन का जो नियम है वो क्या बताता है कि जब उत्पादन प्रक्रिया में हम स्थिर साधन के साथ में क्या करते हैं, जो साधन परिवर्तनशील है, माना कि परिवर्तनशील साधन आपका हो गया श्रम और स्थिर साधन हम मान लेते हैं क्या है, भूमि है। तो जब स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयों में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है, श्रम को अगर बढ़ाया जाता है तो एक बिंदु ऐसा आएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके बाद में क्या होता है, ये जो सीमांत उत्पादन है वो घटने लग जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, घटते सीमांत उत्पाद का नियम, या इसको हम क्या कह सकते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कह सकते हैं, या परिवर्ती अनुपातों का नियम। ठीक है, परिवर्ती अनुपात का मतलब क्या हो गया कि जिस अनुपात में साधनों का प्रयोग किया जा रहा है उन साधनों के अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्योंकि देखिए स्थिर साधन तो क्या होगा, सब जगह स्थिर होगा। माना कि भूमि अगर 5 हेक्टेयर प्रयोग की जा रही है तो ये हमारा स्थिर साधन हो गया। और अगर परिवर्तनशील साधन माना कि श्रम है, तो श्रम की इकाइयों को अगर हम बढ़ाते हैं 1, 2, 3, तो ये जो अनुपात है साधनों के बीच में वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। पहले कितना है, 5:1 है, फिर उसके बाद में 5:2 है, फिर उसके बाद में 5:3 है। इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर साधन के साथ में श्रम की मात्रा जो परिवर्तनशील साधन है उसको अगर बढ़ाया जाता है तो साधनों के बीच में जो अनुपात है वो बदलने लग जाता है। इसलिए इस नियम को हम किस नाम से जानते हैं, परिवर्ती अनुपातों का नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी इसको हम कहते हैं। तो देखिए हमारा जो ये नियम है, सिद्धांत है, ठीक है, वो क्या बताता है कि रोजगार के किसी निश्चित स्तर पर, ठीक है, श्रम की मात्रा जो प्रयोग की जा रही है उसके किसी निश्चित स्तर पर अगर हम स्थिर साधन, ठीक है, कुछ लागत हमारे स्थिर है तो साधनों को स्थिर रखते हुए किसी एक साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं, माना कि हम श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं, तो एक समय बाद ऐसी स्थिति आएगी जिसमें अतिरिक्त आगम का उत्पादन, ठीक है, अतिरिक्त आगत का जो उत्पादन है वो जिसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं, वो क्या होता है, घटने लगता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो स्थिर साधन के साथ में जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो जो सीमांत उत्पादन है वो एक बिंदु के बाद में घटने लगता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, घटते सीमांत उत्पाद का नियम कहते हैं। देखिए इसको अपन रेखा चित्र और सारणी के द्वारा भी हम समझेंगे। पहले हमने जो सारणी पढ़ी थी ये हमारी सारणी है, इस सारणी में अगर हम देखें ये हमारा सीमांत उत्पादन है और ये श्रम की मात्रा को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एल क्या है आपका, श्रम की मात्रा, तो श्रम की मात्रा को हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ाते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, 5वीं इकाई, 6ठी इकाई, तो देखिए प्रारंभ में तो क्या हो रहा है, सीमांत उत्पादन देखिए 10, 14, 16 यहां तक तो बढ़ रहा था, लेकिन हमारा सिद्धांत क्या कहता है, एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे श्रम की मात्रा को हम बढ़ाएंगे,
श्रम की मात्रा को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जो सीमांत उत्पादन है वो क्या होगा, घटने लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें साधन की तीसरी इकाई का प्रयोग करने के बाद में अगर साधन की श्रम की चौथी, पांचवी, छठी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ये जो सीमांत उत्पादन है वो क्या हो गया है, अब घटने लग गया है। 10 हो गया है, फिर 6 हो गया है, फिर ये 1 हो गया है। तो यही हमारा सिद्धांत है। क्या कहता है सिद्धांत का, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, किसी साधन को स्थिर रखते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो हम यहाँ पे स्थिर साधन भी लिख सकते हैं। ये हमारी जैसे कि भूमि है, ठीक है, ये हमारा स्थिर साधन है। इसकी मात्रा हमने ले ली है कि 10 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा है। तो ये सब जगह आपका क्या हो गया, 10 10 10, ठीक है, 10 हेक्टेयर भूमि है। इस पर हमने क्या किया, श्रम की मात्रा को बढ़ाया। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एक साधन को स्थिर रखते हुए दूसरे परिवर्तनशील साधन की मात्रा को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके बाद में क्या होगा, सीमांत उत्पादन घटने लगेगा। इसी को अर्थशास्त्र में हम क्या कहते हैं, परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं, या इसे हम घटते सीमांत उत्पादन का नियम कह सकते हैं। ठीक है, इसके सारणी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में। इस सारणी को आप पिछली क्लास से और समझ लीजिएगा। देखिए सीमांत उत्पादन क्या होता है, कुछ भी आप बना सकते हो सारणी। ठीक है, सारणी अगर आपने बनाई है, यहाँ पे आपने लेबर की क्वांटिटी ले ली 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 आगे आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमने ले लिया टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। फिर हम यहाँ पे बना सकते हैं सीमांत उत्पादन, और फिर यहाँ पे हमने बना दिया औसत उत्पादन। तो शुरू शुरू में आप क्या करो, सीमांत उत्पादन को बढ़ते हुए बना दीजिए। ये हमने बना दिया 10 20, ठीक है, 30। फिर उसके बाद में क्या होगा, एक स्थिति के बाद में ये घटने लग जाएगा। 30 के बाद में हमने बना दिया जैसे 20। फिर आगे और बनाना चाहो तो हमने यहाँ पे बना दिया 10, इस तरीके से। ठीक है, श्रम की मात्रा हमने ले ली है 1 2 3 4 5। अब इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, कुल उत्पादन बना सकते हैं। सबसे पहले कुल उत्पादन आ जाएगा 10, फिर 10 में हम ये 20 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 30। 30 और 30 कितने हो गए, 60 हो गए हैं। 60 में आप 20 जोड़ लीजिए 80 आ जाएगा। 80 में आप 10 और जोड़ लीजिए 90 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुल उत्पादन निकाल सकते हैं। और औसत उत्पादन निकालना है तो क्या करेंगे, कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग देंगे। 10 में 1 का भाग दोगे यहाँ पे 10 आएगा। 30 में 2 का भाग दोगे 15 आएगा। 60 में 3 का भाग देंगे 20 आएगा। 80 में 4 का भाग दोगे आप 20 आएगा। और 90 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। इस तरीके से आपको ये सारणी बनानी है। और रेखा चित्र भी हमने पहले बनाया था। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का जो वक्र होता है वो ऐसे उल्टे यू आकार के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बना लेंगे। और फिर कुल उत्पादन का बनाना है तो कुल उत्पादन का जो ढाल होता है वो धनात्मक ढाल होता है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। और एक स्थिति के बाद में क्या होता है, फिर ये कम होता है। तो ये आपको केवल आकार याद रखने की, कुल उत्पादन वक्र इस आकार का होता है, इधर हमारा सीमांत उत्पादन वक्र होता है, और ये हमारा औसत उत्पादन वक्र होता है। अब इस रेखा चित्र के माध्यम से हम समझा सकते हैं कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, स्थिर साधन के साथ में श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं तो श्रम की मात्रा बढ़ाने के साथ में क्या होता है, जो सीमांत उत्पादन है वो प्रारंभ में तो क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये जो स्थिति है, ठीक है, ये लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे, इसके बाद में अगर हम देखें श्रम की मात्रा को अगर और बढ़ाया जाता है तो जो सीमांत उत्पादन है वो घटने लगता है। और इसी को अर्थशास्त्र में हम क्या कहते हैं, परिवर्ती अनुपातों का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब देखिए, एक साधन की मात्रा को अगर हम स्थिर रखते हैं और परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो ये हमारा सीमांत उत्पादन क्या होगा, घटेगा। अब ऐसा क्यों होता है, उसके क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण क्या है, साधन अनुपात में परिवर्तन। क्योंकि हमने क्या किया, एक साधन को स्थिर मान लिया। जैसे माना कि ये भूमि है, एक खेत है, ये 5 हेक्टेयर का खेत है। अब इसकी मात्रा को अगर हम नहीं बढ़ाएं और यहाँ पे क्या करें, काम करने वाले जो श्रमिक है उनकी संख्या को अगर बढ़ाते रहें कि इस खेत पे काम करने के लिए माना कि 3 श्रमिकों की आवश्यकता है, तो जब तक हम एक श्रम का यूज करेंगे, फिर दूसरी इकाई श्रम की लगाई, फिर तीसरा जने को हमने और लगाया, तब तक तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। क्योंकि इस खेत पे काम करने के लिए माना कि कितने श्रमिकों की आवश्यकता है, 3 श्रमिकों की। तो जब तक 3 श्रमिक नहीं होंगे तब तक तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ता जाएगा श्रम की मात्रा को बढ़ाने पर। लेकिन अब अगर इसी खेत के टुकड़े पर, ये हमारा खेत का टुकड़ा क्या है, स्थिर है,
अब यहाँ पर हम श्रम की मात्रा को और बढ़ा दें, जैसे कि हमने चौथा श्रमिक भी लगा दिया, पांचवा भी लगा दिया, छठा भी लगा दिया, सातवां भी लगा दिया, तो फिर क्या होगा, उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो साधन अनुपात है वो एक तरह से क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक साधन को स्थिर मान लिया, तो इस साधन को स्थिर मानने के कारण क्या होगा, एक बिंदु ऐसा आएगा जिसके बाद में उत्पादन हमेशा घटेगा। और दूसरा कारण क्या है, अनुपयुक्त कारक अनुपात। ठीक है, अनुपयुक्त कारक अनुपात का मतलब क्या हो गया, तो ये भूमि का टुकड़ा है, ठीक है, ये 5 हेक्टेयर का है और इस पे काम करने के लिए श्रम की आवश्यकता क्या है, 3 श्रमिक की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कारक अनुपात क्या हो गया, 5:3 हो गया। लेकिन अगर हम श्रम की मात्रा को बढ़ा के 4 कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5:4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अनुपात हैं वो अनुपयुक्त हैं, क्योंकि इस भूमि का जो टुकड़ा है इस पे काम करने के लिए अगर 3 श्रमिकों की आवश्यकता है, तो जो अनुकूल कारक अनुपात होगा, बेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या है, 5:3 है। लेकिन अब अगर हम इसी भूमि के टुकड़े को स्थिर रखते हुए श्रम की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो इन साधनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो एक तरह से क्या होगा, बिगड़ जाएगा, और इस वजह से क्या होता है, उत्पादन घटने लगता है। अब देखिए उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन में वो है पैमाने के प्रतिफल। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या माना था, एक साधन स्थिर होता है और दूसरा साधन क्या होता है, परिवर्तनशील। और जब स्थिर साधन के साथ में हम परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्पकाल कहते हैं। ठीक है, ये हमने प्रारंभ में पढ़ा था, वीडियो में, दूसरे वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद में पैमाने के जो प्रतिफल हैं उसका संबंध किससे है, दीर्घकाल से। और दीर्घकाल का मतलब क्या होता है अर्थशास्त्र में, जब उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, दीर्घकाल में क्या होता है, सभी साधनों में परिवर्तन संभव होता है, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, और साधनों का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। ये ध्यान रखना है कि भूमि की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं और श्रम की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घकाल। लेकिन साधनों के बीच में जो अनुपात है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, स्थिर का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने भूमि की मात्रा 5 हेक्टेयर से बढ़ा के 10 हेक्टेयर कर दी है, तो जो श्रम की मात्रा है उसको हम क्या करेंगे, 3 से बढ़ा के 6 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने भूमि की मात्रा डबल की है तो साधनों की मात्रा को भी डबल करना पड़ेगा। अगर हम भूमि की मात्रा को 10 से बढ़ा के 15 कर दें तो श्रम की जो मात्रा है 3 से 6 से बढ़ा के कितनी करनी पड़ेगी, 9, ताकि अनुपात जो है साधनों के बीच में वो क्या रहे, बराबर। ठीक है, यहाँ पे भी 5:3 ही है, यहाँ पे अगर आप अनुपात निकालोगे तब भी कितना आएगा, 5:3 ही आएगा, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तब भी कितना आएगा, 5:3। मतलब साधनों का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है और सभी साधनों को हम एक समान गति से बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर एक को हमने डबल किया है दूसरे को भी डबल, अगर एक साधन को 10% बढ़ाया है तो दूसरे साधन को भी 10% बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए पैमाने के जो प्रतिफल होते हैं उसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमारा है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, और पैमाने के स्थिर प्रतिफल में क्या होता है, CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। CRS में क्या होता है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल में क्या होता है कि जिस अनुपात में हमने उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाया है उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। जैसे भूमि और श्रम की मात्रा को अगर हमने कितना बढ़ाया, 10%, तो उत्पादन भी कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। मतलब जिस अनुपात में साधन बढ़ाते हैं उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं। जैसे हमने किया कि भूमि है, भूमि की मात्रा को हमने क्या कर दिया, 5 हेक्टेयर से बढ़ा के 10 हेक्टेयर कर दिया, और श्रम की जो मात्रा है उसको हमने 1 से बढ़ा के 2 कर दिया। तो यहाँ पे भूमि और श्रम को हमने कितना बढ़ाया है, डबल कर दिया है। तो जो उत्पादन है वो भी कितना बढ़ना चाहिए, डबल होना चाहिए। अगर माना कि भूमि की 5 हेक्टेयर भूमि और एक श्रमिक मिलकर किसी वस्तु की 100 इकाइयों को बनाते हैं, अब भूमि और श्रम की मात्रा को हमने डबल कर दिया है और उत्पादन भी अगर डबल हो जाए, 100 का डबल कितना होता है, 200। तो यहाँ पे हमने साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया है उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़े, तो इसको हम कहते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। दूसरा जो हमारा है वो है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल।
पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में क्या होता है, जिस अनुपात में हम साधन बढ़ाते हैं उत्पादन क्या होता है, उस अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़े। जैसे कि आपने साधनों को अगर बढ़ाया है 10%, लेकिन उत्पादन कितना बढ़ जाए, 10% से ज्यादा, जैसे कि 12%, 15%, 20%, 25%, 10% से ज्यादा, ठीक है। जितना आपने साधनों को बढ़ाया है उत्पादन अगर उससे अधिक अनुपात में बढ़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदाहरण में क्या है, साधन को हमने 10% बढ़ाया और उत्पादन कितना बढ़ गया, 10% से ज्यादा, जैसे कि 20%। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं 20% की जगह, 10% से ज्यादा आपको लिखना है। ठीक है, ये किसको दर्शाएगा, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। जैसे कि भूमि की मात्रा को आपने 5 से 10 कर दिया और श्रम की मात्रा को 1 से 2 कर दिया और उत्पादन आपका पहले कितना था, 100। अब देखिए यहाँ पे आपने भूमि की मात्रा डबल की है, श्रम की मात्रा भी आपने 1 से 2 की है, डबल की है। उत्पादन क्या होना चाहिए, डबल से ज्यादा बढ़ना चाहिए। 100 का डबल कितना होता है, 200। 200 से ज्यादा कुछ भी लिख लिया हमने, यहाँ पे 300 लिख दिया, 250 लिख दिया, 400 लिख दिया। तो जिस अनुपात में साधन बढ़ाते हैं अगर उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ेगा, ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। और पैमाने के घटते प्रतिफल में क्या होता है, जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़े। उदाहरण के लिए साधनों में अगर 10% की वृद्धि की है तो उत्पादन जो है वो 10% से कम बढ़े, माना कि 5% की ही वृद्धि हो। देखिए साधन को अगर बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बड़ा है उसकी हमको तुलना करनी है कि भूमि की मात्रा को हमने अगर 5 से 10 कर दिया और श्रम की मात्रा को हमने 1 से 2 कर दिया, तो जो हमारा उत्पादन है वो 100 से बढ़ के बढ़ेगा 100 से। लेकिन देखिए साधनों को हमने डबल कर दिया, 5 से 10 कर दिया है, श्रम को 1 से 2 कर दिया डबल, तो 100 का डबल कितना होता है, 200। लेकिन 200 से अगर थोड़ी कम वृद्धि हो, 150, 180, 170, यहाँ पे हमने लिख दिया 180। तो साधनों को हमने डबल बढ़ाया है लेकिन उत्पादन डबल से थोड़ा कम बढ़ा है, मतलब जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया हमने उत्पादन अगर उससे कम अनुपात में बढ़ता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पैमाने के घटते प्रतिफल। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस लेसन का आगे वाला जो पार्ट है, ठीक है, लागत, कॉस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे।